नाही, साधारणतः भारतामध्ये हत्तींची संख्या अतिशय कमी होत असताना महाराष्ट्रामध्ये हत्ती हा वन्यप्राणी कधीही नव्हता. साधारणतः गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा या भागात 2019 मध्ये पहिल्यांदा 2 हत्ती आले. त्यानंतर छत्तीसगड इथून एक 20-22 हत्तींचा कळप आला. कोल्हापूर भागामध्ये व सिंधुदुर्ग भागामध्ये कर्नाटकमधून काही हत्ती आलेत आणि सध्या त्याही भागामध्ये 8 हत्तीच्या आसपास संख्या आहे. पहिला निर्णय वन विभागाच्या माध्यमातून मी केला की यामध्ये जी मदत दिल्या जायची त्यामध्ये मोठी वाढ केली, कारण हत्ती घरांचंही नुकसान करतं, हत्ती पिकांचंही नुकसान करतं. यामध्ये मोठी वाढ केली आणि यामध्ये अजून वाढ करण्याचा निर्णय मी करतोय, ज्यामध्ये साधारणतः झालेली सर्व नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांना प्राप्त व्हावी. टायगर प्रोजेक्टसाठी भारत सरकारने 1972 नंतर अनेक योजना प्रस्तावित केल्या, पण एलिफंट साठी मात्र कमी योजना आहे, नसल्यासारख्या. भारत सरकारकडे आम्ही आता या दृष्टीने एक साधारणतः मोठ्या क्षेत्रामध्ये एलिफंट प्रोजेक्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित केलाय. एक 4-4.5 हजार हेक्टरमध्ये हा जर प्रोजेक्टला मान्यता आली तर 4,000 हेक्टर क्षेत्र यामध्ये या हत्तींना संवर्धन करत शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान होणार नाही. केंद्राला आम्ही या संदर्भात काही निधी मागतोय, राज्य काही निधी खर्च करेल. आपल्या देशामध्ये हत्तीला मारण्याची परवानगी सद्यस्थितीमध्ये नाही आणि आता तर या भागामध्ये हत्तीने एका पिल्लाला सुद्धा जन्म दिला. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हत्तींना सुद्धा जास्त सुरक्षित वाटायला लागलं असं साधारणतः वातावरण आहे. पोषक वातावरणातून हे हत्ती वाढत आहे, पण मानव वन्य प्राण्यांमध्ये आता हत्तीची भर पडली. यासाठी आपण एलिफंट सफारीचा एक प्रस्ताव करतोय. यामध्ये 2 प्रस्ताव करण्याचा आपण निर्णय केला, एक गोंदिया गडचिरोली भागामध्ये आणि दुसरा हा सिंधुदुर्ग कोल्हापूरमध्ये. आणि या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून आपण मान्यता घेऊन हे वेगाने पूर्ण करावे असं साधारणतः अपेक्षित आहे. भाऊ, एक राजकीय प्रश्न होता. कर्नाटकमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा रातोरात सरकारने हटवलेला आहे, काय प्रतिक्रिया आहे? कारण महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड आता नाही, कर्नाटक सरकारचं एकच ध्येय आहे, धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करायची. एका विशिष्ट धर्माच्या तुष्टीकरणासाठी, त्यांचा अनुनय करण्यासाठी हे मताचे लाचार असणारी काँग्रेस सरकार आता छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नकोसा झाला. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आपण आदराने म्हणतो की अगर छत्रपती नहीं होते तो काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती. पण हे सतांध आता राज्याभिषेकाचे 350 वर्ष आपण साजरं करत असताना, आणि माझी मागणी आहे की आता काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी यावर मत व्यक्त करावं की काँग्रेसच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू का हटवला. मी स्वतः सुद्धा या संदर्भात महाराष्ट्राच्या वतीने निषेध पत्र कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवतोय की त्यांनी सुधारावं. छत्रपती शिवाजी महाराज तहत तंजावर ते तहत पेशावर, वीरतेचं दुसरं समानार्थी शब्द म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. जय भवानी जय शिवाजी म्हटल्यानंतर जर चैतन्य निर्माण होतं, तुम्ही ताबडतोब याकडे सरकारनी, काँग्रेसच्या सरकारने लक्ष द्यावं. अन्यथा तुम्ही पुतळा हटवला, काँग्रेस लोकांच्या मनामनातून हटवण्याचं काम छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा वारसा चालवणारा शिवभक्त केल्याशिवाय राहणार. सर, आपण जर बघितलं बेळगाव जिल्ह्याचं विभाजन करण्यात येईल अशी माहिती मिळते आहे. तिथले जे पालकमंत्री आहे जहार कोळी यांनी, मला त्याची माहिती नाही. जेव्हा हा प्रशासनाच्या निमित्ताने जर केला जात असेल तर आक्षेप घेण्याचं कारण नाही, पण मनामध्ये काही पापी हेतू असेल, दृष्ट हेतू असेल, मराठी माणसावर अत्याचार अन्याय करण्याच्या भावनेतून जर हा दृष्ट हेतू असेल तर बेळगावची जनता याला विरोध करेल. आणि जेव्हा बेळगावची मराठी जनता विरोध करेल तेव्हा आम्ही त्यांच्यासोबत समानार्थ उभे राहू.
आपण बघितलं शरद पवारांचे निकटवर्तीय जे आहेत जयंत लखानी ज्वेलर्सचे जयंत त्यांच्यावरती ईडीने आता छापेमारी केलेली आहे. गेली अनेक वर्ष लखानी जैन हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खजिनदार राहिलेले आहे. एकूण काय वाटतं की ह्या ईडीच्या कारवाईमुळे राष्ट्रवादी पक्षाची रसद किंवा त्या खजिनदारीवर काही परिणाम पडेल? नाही, मला असं वाटतं की ईडी जेव्हा कारवाई करते तेव्हा प्रत्येक कारवाईवर आपण असं प्रश्न निर्माण करणं, शंका निर्माण करणं, असं करण्याच्या ऐवजी निर्दोष आणि तुम्ही जर काहीच चूक केली नसेल तर ईडी कारवाई करू शकत नाही. ईडीला कारवाई करण्यासाठी आता मागच्या सरकारमध्ये खूप प्रयत्न केले ना, उद्धवजीच्या नेतृत्वात किती प्रयत्न केले फसवण्याचे. आम्ही रडत नाही बसलो. देवेंद्रजीला नोटीस यायचे, महाजनांना यायचे, चंद्रकांत दादांना फसवण्याचा प्रयत्न झाला, आम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न झाला. असे रडत नाही बसलो आम्ही. हे रडकी पार्टी आहे का? काही झालं की शंका उपस्थित करायची, जनतेच्या मनात जाऊन लाचारीसारखं म्हणायचं. अरे घाबरत कशाला आहे तुम्ही? चौकशीमध्ये जाऊन उत्तर द्या. चौकशीमध्ये जर ईडीने खोटी कारवाई केली तर कोर्ट चापकानी फोडून टाकेल संविधानाचा जो चाबूक त्यांच्या हातात आहे. पण रडतच राहतात. तर काम वाईट केलं असेल तर भोगावं लागेल ना. एखाद्या राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असणं म्हणजे काय कवचकुंडक आहे का? संविधानापासून वाचण्याचं, कायद्याच्या गुन्हे केले तर वाचायचं, हे काही कवचकुंडक नाही. कॅगचा रिपोर्ट आलाय. कॅगच्या रिपोर्टच्या माध्यमातून विविध 7 प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं निष्पन्न झालं. मी स्वतः पब्लिक अकाउंट कमिटीचं चेअरमन होतो. कॅगच्या रिपोर्टमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले जातात आणि हे प्रश्न उपस्थित करताना अस्तित्वात असणारे GR, अस्तित्वात असणारे नियम, अस्तित्वात असणारे परिपत्रक, या आधारावर जर एखाद्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय करताना या विरुद्ध केले असतील तरी ऑडिट ऑब्जेक्शन आहे. आणि या ऑडिट ऑब्जेक्शन मध्ये उत्तर ही जर योग्य पद्धतीने दिली तर कॅग आपले जे श्रेय आहे ते मागे घेतो. अन्यथा मग कारवाईसाठी आपल्याला प्रस्तावित करावं लागतं. पब्लिक अकाउंट कमिटी PSC हे त्यावर योग्य अशी शिफारस करत असते. जर गंभीरपणे कॅगनी काही शिफारसी केल्या असतील तर त्याच्यावर सरकार म्हणून त्या विभागाने उत्तर देणं अपेक्षित आहे. हे उत्तर आल्यानंतर मग यामधली गंभीरता किती आहे यावर आपल्याला भाष्य करणं योग्य होतं. राज्याचे मुख्यमंत्री डरपोक आहे अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली. आता किती निम्न शब्दाचा उपयोग करायचा. राजकारणामध्ये सत्ता गेल्याचं दुःख माणसाला अशा पद्धतीने भ्रमिष्टपणे मुख्यमंत्री पदासारख्या संवैधानिक पदाबद्दल आपण जेव्हा असं बोलतो तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचा अवमान नाही आहे. हा महाराष्ट्रातल्या 13.5 कोटी जनतेचा अवमान आहे. आणि जनतेने याची नोंद घेऊन जेव्हा गेम करता येईल अशांचा गेम केलाच पाहिजे. सर, एक हिंदी में सवाल. शरद पवार के नेतृत्व में इंडिया की बैठक हो रही है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखो भैया, इंडिया ये शब्द को लिखो, उसमें से NDA माइनस कर दिया तो सिर्फ I और I ही रहता है. तो ये सब लोग अपने परिवारवादी लोग हैं. इनको कोई देश की चिंता नहीं है. एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये देश मेरा परिवार है, ये देश के नागरिक मेरे परिवार जन है, उनकी उन्नति, विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन का हर क्षण खर्च लगाऊंगा. और इनका जीवन क्या है? मेरे बेटी का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा. पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा पर्यावरण मंत्री, मामा सिंचन मंत्री, जल संपदा मंत्री, भांजा ऊर्जा राज्य मंत्री. ये कोई परिवार की है क्या भैया? तो ये जो इंडिया कह रहे ना, ये सब ढोंगी लोग हैं. अभी तक इनको इतने वर्ष सत्ता देने के बाद तब कुछ सूझा नहीं. अब सत्ता जाने के बाद इनको हर बात ध्यान में आती है. अब मेरा इतना ही कहना है कि तुमने जो किया था उसमें कोई बदलाव हुआ क्या? जनता की सेवा में कुछ कमियां रही है तो बताइए ना. ये स्वार्थ की राजनीति ये छोड़ने को तैयार नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं. सिर्फ माननीय मोदी जी को पीछे खींचने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं. मगर ये जनता है जिसके साथ ईश्वर का अंश वाली जनता साथ में है. ये कई लोग कई बैठकें कर रहे हैं, कई खाना खिला दे,
मगर इनका खाना पचेगा नहीं। आपको लगता है कि ये अलायंस चुनाव तक टिक पाएगा या फिर अपने अपने स्वार्थ के लिए या समीकरणों की वजह से टूट जाएगा? देखो, ऐसा है, जिसका उद्दिष्ट सत्ता है, जिसका लक्ष्य खुर्ची है और सिर्फ सत्ता प्राप्ति की गोंद से एकत्रित आए हैं, तो ये नहीं टिकती है। वैचारिक भूमिका चाहिए, इनमें कोई वैचारिक भूमिका नहीं है। एक उत्तर की तरफ दौड़ता है, एक दक्षिण की तरफ दौड़ता है, एक पूर्व की तरफ दौड़ता है, एक पश्चिम की तरफ दौड़ता है, एक ऊपर दौड़ता है, एक नीचे दौड़ता है। 10 दिशा में 10 मुंह आगे लोग हैं। तो आपको मालूम है, 10 दिशा वाले पार्टियां जिसमें वैचारिक मतभेद है, वो कभी भी अपने आप को एकत्रित नहीं रख सकती। और ये देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कई जगह पे क्या हुआ। सीनेट चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार में हिम्मत नहीं है, चुनाव में हार के डर के कारण ये सब चुनाव रद्द कर रहे हैं। कौन से चुनाव रद्द किए? सीनेट के। नहीं, सीनेट के चुनाव तो इसके पहले भी कई बार रद्द हुए थे। सहकारी संस्थाओं के चुनाव के बारे में तो उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तब कोरोना का डर दिखा के वो चुनाव को एक्सटेंशन दिया था, वो हमने तो नहीं दिया। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी कभी डरती है क्या? हम तो अपने संगठन में भी चुनाव गए थे। आपने तो अपने पार्टी से लिखवा दिया था कि हम संगठन के चुनाव लेने को तैयार नहीं है, तो निवडणूक आयुक्त ने उसमें बड़े गंभीर बातें कही थी। अरे, जो अपने पार्टी के अंतर्गत चुनाव नहीं ले सकते, वो हमारे बारे में ऐसी बात कहे, तो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक है कि अपने पार्टी के अंतर्गत चुनाव जो नहीं ले पाते, वो दुनिया को ज्ञान पिघाने का काम ना करे। मराठीमध्ये फक्त सिनेट निवडणुकावरून होने जा रहा है G20 का, क्या ये जो है देश के लिए गेम चेंजर होगा और मोदी जी की क्या इससे छवि और बढ़ेगी? देखो, मैंने एक बात मोदी जी से समझी है, मोदी जी खुद के छवि के बारे में काम नहीं करते और इसीलिए वो निर्णय ले पाते। बहुत सारे नेता सिर्फ अपनी छवि के बारे में चिंता करते हैं, इसीलिए 370 नहीं हटा पाए, प्रभु राम का मंदिर वो नहीं बना पाए, वो तलाक का कानून नहीं कर पाए, 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय नहीं कर पाए। मोदी जी अपने छवि से ज्यादा अपने देश के छवि के बारे में, उसकी छवि ये पूरे विश्व में गौरव से देखी जाए, ये बारे में काम करते हैं। तो मुझे लगता है G20 ये मोदी जी के छवि के बारे में नहीं है, ये हमारी देश का गौरव बढ़ाने के लिए। आपने भी देखा कि G7 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वहां के सभी लोग आईटी सेक्टर की चर्चा करने के लिए G7 की बैठक कर रहे हैं, उन्होंने भी समझा कि भारत के G7 में सदस्यत्व नहीं रहने के बाद हमारे देश को प्रतिनिधि विशेष रूप से निमंत्रित किया जा रहा है, तो हमारे देश का गौरव बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी हमारे भारतीय वकील को जज के नाते चुना गया, उसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का प्रमुख बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि भारत ये गति से बढ़ रहा है और भारत की इस गति को रोकने के लिए अपने आप को, जैसे कभी कभी लोग टाइगर की खाल पहनकर अपने पराक्रम की बातें करने की कोशिश करते हैं, वैसे ये इंडिया के शब्द का सहारा लेकर इन्होंने कभी भारत के लिए काम नहीं किया, इंडिया के प्रगति के लिए काम नहीं किया, कभी हिंदुस्तान की बात नहीं की, सिर्फ परिवार की प्रगति के लिए काम किया है। वो लोग अब लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने के लिए इंडिया, जो इंदिरा इज इंडिया कहते थे, इंडिया इज इंदिरा कहते थे, उनका इंडिया क्या है वो लोग सब समझते हैं। भरत गौगुले ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो कहा था कि के मामले में उनकी सरकार में जिस तरह से स्वराज बनाने के लिए त्याग किया, वैसे हमने सरकार बनाते वक्त त्याग किया। कुछ मंत्री का उन्होंने दाखिला दिया कि एक ने ब्लैकमेलिंग की कि वाइफ सुसाइड कर लेंगे, एक ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिए, जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि देखो ये ब्लैकमेलिंग की सरकार है, ब्लैकमेलिंग पर टिकी हुई सरकार है, इन सब नाराज लोग हैं। देखो भैया, आप विपक्ष क्या कहता है वो तो यही कहेगा ना, नहीं तो विपक्ष कैसा हो जाएगा, तो पक्ष बन जाएगा। विपक्ष सत्तांध होकर ऐसे निम्न शब्दों का उपयोग करना, जो कभी राजनीति में आपस एक में के बारे में कभी जिसका उपयोग नहीं होता, वैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के बातों पे आप गंभीरता नहीं करनी चाहिए।
इसको एक मजाक के रूप में लेना चाहिए कि सत्ता जाने के बाद जब ऐसे सत्ता का गम होता है तो ये गम से निकले हुए जन्म लेने वाले शब्द है। वो तो कुछ भी कहेंगे, ब्लैकमेलिंग वाली सरकार है। अरे आपने जब 28 नवंबर 2019 को इस महाराष्ट्र की जनता का अवमान करते हुए शपथ ली, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, बाद में बेईमानी की, जनादेश का अवमान किया, जनता के साथ गद्दारी की, उनको क्या अधिकार है ऐसी बातें कहने? एक सवाल है कि नवंबर अभी तक उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन दोनों अजित पवार गुट और शरद पवार गुट उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने उनको देशद्रोही कहा था, तो ऐसे में अगर वो अजित पवार गुट के साथ आएंगे तो बीजेपी को मान्य होगा? नहीं, देखो इसका निर्णय देवेंद्र जी और बावनकुळे जी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। बैठकीमुळे काँग्रेस हा कमालीची सावध भूमिका घेताना पाहायला मिळत आहे। दिल्लीतही काँग्रेसचे जे नेते आहेत ते महत्वाच्या हालचालींना वेग घेत आहेत। आपण कसं पाहता याकडे? नाही, त्यांना भीती वाटते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि भारतीय जनता पार्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून काम करणारी पार्टी आहे। तर असा काही गनिमी कावा जर झालाच आणि अचानकपणे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर आपण ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करतो ते जर भारतीय जनता पार्टीच्या सोबत गेले तर आपल्या सुद्धा सैन्याची, जशी अफजलखानाच्या सैन्याची दानादान झाली तशी आपली दानादान होईल, म्हणून ते भीतीपोटी अशा पद्धतीने सावधानीने वागताय। पण त्यांना माहित नाही त्यांची दानादान होणं हे निश्चित आहे। एक सवाल है, कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज बताया ना वो हिंदी बड़े महाराष्ट्र की तरफ से मैं कर्नाटक सरकार का और मुख्यमंत्री का निषेध करता हूं। एक विशिष्ट धर्म के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया, कांग्रेस को जिताया, ऐसे भाव की वजह से वो आप छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके बारे में हम हमेशा कहते हैं काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद हो जाती, इस देश में वीरता का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज है। चाणक्य ने जो 2000 वर्ष पूर्व जिस राजा का वर्णन किया था कि ऐसा राजा होना चाहिए, वो हमने 2000 वर्ष के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में देखा है। मैं कर्नाटक सरकार का निषेध करता हूं और कांग्रेस के नेताओं ने अपना स्टैंड ये स्पष्ट करना चाहिए। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।